Hello my dear students, welcome back to my channel Biology यात्रा and this is सोनिया। तो लास्ट टॉपिक हमने कर लिया था यहाँ तक। अभी हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? लास्ट टॉपिक हमने टेबल देख ली थी, ठीक है। आज हम स्टार्ट करते हैं फूड पॉइजनिंग से। फूड पॉइजनिंग क्या होती है? देखो, बूजो was invited by his friend to a party and he ate a variety of food stuff, ठीक है। बूजो को उसके फ्रेंड ने इनवाइट किया था एक पार्टी के लिए और उसने वहाँ पे क्या खाई? उसने वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिशेस खाई वहाँ पे। ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग एंड हैड टू बी टेकन टू अ हॉस्पिटल, ठीक है। लेकिन जब घर वापस जाने के बाद उसको क्या हुआ? उसको वॉमिटिंग होनी शुरू हो गई एंड फिर उसको क्या करना पड़ा? उसको हमें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग, यानी कि डॉक्टर ने ये बोला कि ऐसा जो इसको हो रहा है ये किस वजह से हो सकता है? ये फूड पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है। पहेली वंडर्स हाउ फूड कैन बिकम अ पॉइजन, यानी अब पहेली ये वो सरप्राइज हो रही है कि खाने से ऐसा कैसे हो सकता है कि खाना हमारे लिए एक जहर का काम कैसे कर सकता है। तो फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो फूड पॉइजनिंग का मतलब क्या होता है कि ऐसा खाना खा लेना जो जिस पर किसका अटैक हो गया था? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जिसमें या तो फंगस लग गई हो, ठीक है, या तो फिर कोई बैक्टीरिया लग गए हो। अगर हम कोई भी फ्रूट्स खा लेते हैं सड़ा हुआ, हम उस पर ध्यान नहीं देते, या फिर हम ब्रेड वगैरह जो इसमें फंगस लग जाती है वो खा लेते हैं, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ठीक है, यानी कि वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे फूड सब्सटेंसेस पर ग्रो कर जाते हैं वो क्या करते हैं? वो कुछ कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं हमारे खाने पर, जो हमें जाके हार्म कर देते हैं, ठीक है। दिस मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ। और इसी की वजह से क्या होता है? इसी की वजह से फूड जो है पॉइजनस हो जाता है, जहरीला खाना हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत बहुत सीरियस टाइप की बीमारियां हो जाती हैं, यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है फूड पॉइजनिंग से। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड, ठीक है। तो जब हम अपना किसी खाने को प्रिजर्व करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें हमारा कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना लगे, ताकि हमें फूड पॉइजनिंग ना हो। और फूड प्रिजर्वेशन होता कैसे है? ठीक है, यानी कि हमें फूड को इस तरह से प्रिजर्व करना है कि उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना लगे। तो फूड प्रिजर्वेशन का तरीका क्या होता है? देखो, पढ़ते हैं। इन चैप्टर 1 वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड्स यूज्ड टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने सारे मेथड्स पढ़े हैं कि हम फूड को प्रिजर्व कैसे करते हैं, उसको स्टोर कैसे करते हैं। फूड ग्रेन्स जो होते हैं हमारी क्रॉप्स जो होती है उसको हम कैसे प्रिजर्व करते हैं और कैसे हम इसको स्टोर करते हैं। तो हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम, जो हमारा पका हुआ खाना होता है हम उसको घर पे कैसे कैसे प्रिजर्व करते हैं। यू नो दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशंस इज अटैक्ड बाय फंगस, ठीक है, यानी आपको पता है जी जो ब्रेड हम 2-3 दिन तक यूज नहीं करते वो हमारे घर में रखे रहते हैं, मॉइस्ट कंडीशन की वजह से वो फंगस को कैच कर लेते हैं, ठीक है, फंगस उस पर अटैक कर देती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल आवर फूड, और फिर उसकी वजह से क्या होता है? हमारा खाना जो है वो हार्मफुल हो जाता है, उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस जो है उसमें भर जाते हैं और वो पॉइजनस हो जाता है। स्पॉइल्ड फूड emits bad smell and has a bad taste and changed color, ठीक है। और जो ये खाना सड़ जाता है, जो हमारे जो ईटिंग आइटम्स होते हैं हमारे जो सड़ जाते हैं, इनकी में क्या हो जाता है? बैड स्मेल आने लगती है, इनका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, बैड टेस्ट हो जाता है और कलर भी इनका चेंज हो जाता है। इज स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो हमारा खाना सड़ जाता है ये कोई केमिकल रिएक्शन होती है क्या? तो पहेली bought some mangoes but she could not eat them for a few days। पहेली ने कुछ मैंगो खरीद तो लिए लेकिन उसने उनको कुछ दिनों तक खाया नहीं। Later she found that they were spoiled and rotten। बाद में क्या हुआ? वे सड़ गए, ठीक है, सड़ गल गए वे बाद में। But she knows that the mango pickle her grandmother makes does not spoil for a long time। बट उसको ये पता है कि उसकी जो दादी माँ है वो अचार डालती है उसके लिए, वो भी तो मैंगो का ही होता है, लेकिन वो काफी लंबे टाइम तक रखा रहता है, वो क्यों नहीं सड़ता?
ठीक है। तो सी इज कंफ्यूज्ड, अभी वो कंफ्यूज हो रही है कि जब मेरी दादी माँ अचार डालती है इसी आम का तो वो तो खराब नहीं होता, वो तो सड़ता नहीं है। ठीक है, तो मैंने आम रख के देखे कुछ दिन, वो कैसे सड़ गए। तो लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम्स, वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो अभी हमें क्या पढ़ना है, हमें कुछ कॉमन मेथड्स पढ़ने हैं अपने घर पे फूड को प्रिजर्व करने के लिए। एंड वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ताकि इसमें हमारे खाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक ना हो। ओके, केमिकल मेथड करते हैं फूड प्रिजर्वेशन का। क्या होता है फूड प्रिजर्वेशन का केमिकल मेथड? Salts and edible oils are the common chemicals generally used to check the growth of microorganism। ठीक है, सोल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स, जो नमक होता है और जो तेल होते हैं जिनको हम खाते हैं, जैसे सरसों का तेल है, ठीक है, और वो कौन सा होता है, सोयाबीन का ऑयल होता है। वे क्या होता है, क्या कॉमन केमिकल्स होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है क्या करने के लिए? चेक होता है, स्टॉप यानी प्रिवेंट करना, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए हम सोल्ट्स का और कुछ एडिबल ऑयल्स का यूज़ करते हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स, और इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं? प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं। वी ऐड सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। यानी हम क्या क्या ऐड करते हैं, हम अपने अचार में क्या क्या ऐड करते हैं? या तो हम नमक ऐड कर देते हैं, या तो फिर हम एसिड को ऐड कर देते हैं। किसमें? अचार में। क्या करने के लिए? माइक्रोब्स के अटैक को हम रोकने के लिए इन प्रिजर्वेटिव्स को ऐड कर देते हैं। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। ये कुछ एग्जांपल्स है प्रिजर्वेटिव्स के, इनको याद रखना क्या क्या है। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइट। These are also used in jams and squashes to check their spoilage। ठीक है, और क्या क्या यूज किस किस में यूज किए जाते हैं इनको? जैम्स में और स्क्वैशेस में भी इनको यूज किया जाता है। किससे? सड़ने से रोकने के लिए, यानी हमारा जैम वगैरह सड़े ना, उसमें माइक्रोब्स ना लगे, उसको उससे रोकने के लिए हम क्या करते हैं? इन केमिकल मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सोल्ट। ठीक है, जो हमारा कॉमन सोल्ट होता है, अब हम उसके द्वारा प्रिजर्वेशन करेंगे। कॉमन सोल्ट हैज़ बीन यूज्ड टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एज। आपने देखा होगा कि जब भी हमारे पास कोई भी सब्जी होती है जिसका हमें ये डर होता है कि वो सड़ जाएगी, 2-3 दिन अगर हम उसको रखेंगे, या फिर हमारे पास कोई मीट होता है या फिश होता है, तो हम आते ही उस पर सबसे पहले क्या करते हैं? उस पर पहले हम नमक का छिड़काव करते हैं। ठीक है, और फिर उसमें जो भी कुछ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं या और कोई माइक्रोब्स होते हैं, तो वो मतलब वो इन्फेक्शन होता है माइक्रोब्स का, तो वो क्या हो जाता है? वो दूर हो जाता है उससे। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सोल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। देखो वही चीज़ दी हुई है कि जो या तो मीट होता है या तो फिश होती है, अगर इन दोनों को हम कवर कर देते हैं, किससे? ड्राई सोल्ट पे, इन पे हम छिड़क देते हैं, उसकी वजह से क्या होता है? उस पर बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाती है। ठीक है, यानी उस पर इन्फेक्शन नहीं फैल पाता। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, रो मैंगोज, टैमराइंड etc। ठीक है, और नमक को किस किस को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है? आंवले में, और कच्चा मैंगोज मतलब जो हम अचार डालते हैं कच्चे आम का। ठीक है, इन सब को प्रिजर्व करने के लिए भी हम कॉमन सोल्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज द प्रिजर्वेशन बाय शुगर। ठीक है, शुगर के द्वारा भी हम प्रिजर्वेशन करते हैं, जैसे जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व्ड बाय शुगर। ठीक है, किस किस को प्रिजर्व किया जाता है शुगर के द्वारा? जैम्स को, जेलीज को, स्क्वैशेस को। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट व्हिच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माई बैक्टीरिया व्हिच स्पॉइल फूड। शुगर क्या करती है? शुगर जो है, जो मॉइस्चराइजेशन होता है ना, किसी भी फूड में जो मॉइस्चराइजेशन होता है, शुगर उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, उसको कम कर देती है, उस मॉइस्चराइजेशन को कम कर देती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ वहीं स्टॉप हो जाती है, और जिससे खाना भी स्पॉइल नहीं होता है। नेक्स्ट इज दी प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर।
ठीक है, यानी कि ऑयल के द्वारा और सिरके के द्वारा हम अब प्रिजर्वेशन करेंगे। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरनमेंट। क्या होता है, ऑयल और विनेगर में कोई भी बैक्टीरिया जो है वो लिव नहीं कर पाता, वो जिंदा नहीं रह पाता। तो उसकी उस तो में मतलब एक अच्छा ही तरीका है ना हमारे पास कि अगर हमें किसी भी चीज़ को लंबे टाइम के लिए प्रिजर्व करना है तो हम उसमें ऑयल डाल दें या फिर विनेगर डाल दें, तो उससे हमारा कोई भी चीज़ है वो सड़ेगी नहीं। ठीक है, जैसे पिकल्स है, हमारा अचार वगैरह होता है कोई भी, उसको हम सड़ने से रोकने के लिए उसमें या तो हम तेल डाल देते हैं या तो फिर हम सिरका डाल देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया जो है एस एनवायरनमेंट में वो लिव नहीं कर पाते हैं। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। ठीक है, कुछ सब्जियां होती हैं और कुछ फ्रूट्स होते हैं, फिश है, मीट है, इन सबको हम इसी मेथड के द्वारा प्रिजर्व करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, मूली के जो पीस पीस करके हम सिरके में डाल के रख देते हैं, वो चाहे हम 6 महीने तक उनको रखेंगे तो भी वो खराब नहीं होंगे। मूली के सिरके वैसे के वैसे रहेंगे। देखा ही होगा, आपने खाया होगा, है ना। नेक्स्ट, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। ये क्या होता है? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर्ड और यूज्ड। आप सबने अपनी माताओं को देखा है कि माता जी क्या करती हैं, दूध आते ही सबसे पहले उसको बॉईल करती है, फिर उसको ठंडा करके उसको स्टोर कर लेती है, फ्रिज में रख देती है ना। तो उस बॉइलिंग की वजह से क्या होता है, जितने भी उसमें दूध में बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसमें वे मर जाते हैं। ओके, बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस बॉइलिंग की वजह से क्या होता है, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। और गर्मियों के टाइम पे तो आपने ज़्यादा देखा होगा, अपनी मम्मा को बार बार दूध गर्म करके रखती हैं। पहले गर्म करती हैं, फिर उसको ठंडा करती हैं, फिर उसको फ्रिज में रखती हैं, है ना। तो उस बॉइलिंग की वजह से क्या होता है, उस बॉइलिंग की वजह से उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जिसकी वजह से हमारा दूध खराब ना हो जाए, वो मर जाते हैं। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर। ठीक है, देन हम उनको क्या करते हैं, उनको कूल करके उनको ठंडा करके फ्रिज में रख देते हैं। लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। जो हम अपने दूध का टेम्परेचर लो करके यानी उसको ठंडा करके जो हम उसको फ्रिज में रखते हैं, ठीक है, और फ्रिज में तो वैसे भी वो ठंडा हो जाता है और भी ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो उसका मिल्क का टेम्परेचर और भी ज़्यादा लो हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, लो टेम्परेचर जो है माइक्रोब्स की ग्रोथ को स्टॉप करता है, रोकता है। Why does the milk that comes in packets not spoil? यानी कि ये बूझो जो है वो पूछ रहा है कि जो मिल्क होता है, जो मिल्क मतलब पैकेटों में आता है, वो मिल्क सड़ता क्यों नहीं है, ऐसा रीज़न क्या है? तो माई मदर टोल्ड मी दैट द मिल्क इज़ पास्चराइज्ड। तो मेरी माता जी ने बताया था मुझे कि वो मिल्क जो है वो पास्चराइज्ड होता है। अब व्हाट इज़ द पास्चराइजेशन? तो ये पास्चराइजेशन क्या होता है? ठीक है, तो अब हम इसको पढ़ते हैं। पास्चराइजेशन क्या होता है? Pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes। तो जो पास्चराइज्ड मिल्क होता है उसको हम ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, उसको हम ऐसे ही पी सकते हैं बिना बॉईल किए हुए। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, ये माइक्रोब्स नहीं होते इसमें। ठीक है, ये माइक्रोब से फ्री होता है। द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 seconds एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। क्यों? क्या कि मतलब ये होता क्या है कि इस मिल्क को पहले हीट किया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, कितनी देर के लिए, 50 to 30 सेकंड के लिए, और फिर इसको एकदम से ठंडा करके इसको स्टोर कर लिया जाता है। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। और ऐसा करने से क्या होता है, इसमें माइक्रोब्स ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर। और इस प्रोसेस की डिस्कवरी किसने की थी? लुइस पास्चर ने की थी, और इसीलिए इस प्रोसेस को नाम दिया गया है पास्चराइजेशन। ओके, नेक्स्ट थिंग इज स्टोरेज एंड पैकिंग। क्या होता है, दिस डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स और टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। यानी किसी भी चीज़ की स्टोरेज और पैकिंग करके भी हम प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। कि इन दिनों क्या होता है कि जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं और कुछ वेजिटेबल्स, उनको बेचा जाता है किस में, बिल्कुल एयर टाइट पैकेट्स में उनको बेचा जाता है। किस लिए उनको एयर टाइट पैकेट किया जाता है? ताकि उनमें जो है माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोका जा सके। ओके, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।